बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था क्वेश्चन नंबर 14, तो उम्मीद है आपने किया होगा सॉल्व। देख लेते हैं। इफ 7 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंटेन 3 एसेस? 3 इक्के आने की प्रोबेबिलिटी। तो आबादी में इक्के हैं कितने? 4 में से कोई से भी 3 इक्के पिक कर लो। 4C3 मल्टीप्लाइड बाय, इक्के ना होना पॉसिबल है, 48C4 डिवाइडेड बाय 52C7। हाँ, तो मतलब एक बिल्कुल सेम एक उस पर आवाज चल रही है, मुत्तहिद होने की आवाज आ रही है। इत्तेहाद उम्मत बरकरार रहता है कि नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया मतलब सॉल्व भाई सबसे। आपको ज्योमेट्रिक ज्यादा समझ में आ गया? बायनोमियल तो उससे भी आसान था, पता नहीं उसमें क्या हुआ। assume that a population of 10 items, हाँ भाई, assume that a population of 10 items contains 4 defective। आबादी को 2 हिस्सों में तो 10 की आबादी है, 4 डिफेक्टिव में तो 6 नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव होना मुमकिन है, 4/10 ना होना मुमकिन है। ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज, साथ साथ उसको मत भूलिएगा भाई। अच्छा, पहले ट्रायल पर, अगले ट्रायल पर एक कम हो जाएगा, पता है ना ये। चलें, क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट की प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं। इफ अ सैंपल ऑफ 3 आइटम्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ना बोलता तब भी हम क्या अज्यूम करते हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो मोर देन 2 डिफेक्टिव्स विल अपीयर इन द आइटम सिलेक्टेड? नो मोर देन 2, 2 से ज्यादा नहीं, 2 या 2 से कम। डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2। लेकिन बात यह है कि डिफेक्टिव ज्यादा में ज्यादा हो कितने सकते हैं? 3, क्योंकि सैंपल 3 का है। डिफेक्टिव भले 4 हो सैंपल, तो फिर x की वैल्यू 3 निकालकर 1 में से माइनस कर दी जाए, ये भी मुमकिन आंसर है। ये कितने लोगों ने किया है? और 0, 1, 2 कितने लोगों ने किया है? तो आपको इनडायरेक्ट वे शॉर्ट नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आप 3 से आगे जा नहीं सकते, तो आप डायरेक्ट निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 और उसको 1 में से माइनस करते हैं। चले एक काम करें, कैलकुलेटर पर निकाले। जिन लोगों ने डायरेक्ट निकाला अभी वो अपना आंसर वेरीफाई करते हैं। तो आप कैलकुलेटर पे टाइप करें। हाँ जी, ये फ्रैक्शन का बटन ऑन कर दें, बोले। अच्छा, डिफेक्टिव हैं कितने? 4। तो आप बोलेंगे 4C3 मल्टीप्लाई नॉन डिफेक्टिव कितने हैं? तो आप बोलेंगे 6C0 डिवाइडेड बाय 10C3। ये आंसर निकाला आपने, ये आंसर 1/30 आ गया। 1 में से इसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो आंसर बनेगा 29/30, जो कि 0.966666667 के बराबर होगा। यस और नो? देख लीजिए बेटा, सही है, यही आंसर है। तो देखिए, जो रास्ता आपको आसान पड़े उससे सॉल्व करना चाहिए ताकि टाइम सेव हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मर्चेंट्स फाइल ऑफ 20 अकाउंट। एक फाइल है, उसमें कितने अकाउंट्स हैं? तो वो क्या है? ये 20 के अकाउंट्स की आबादी। कंटेन 6 डेलिंक्वेंट एंड 4 नॉन डेलिंक्वेंट अकाउंट्स। वही आबादी को 2 हिस्सों में तोड़ दे, डेलिंक्वेंट एंड नॉन डेलिंक्वेंट। एन ऑडिटर रैंडमली सिलेक्ट्स 5 ऑफ दीज अकाउंट्स फॉर एग्जामिनेशन। ऑडिटर कितने का सैंपल लेता है? इससे आपको ये सीखने को मिलती है, ऑडिट जो होता ही है वो सैंपलिंग बेस पे। ऑडिट होता ही किस बेस पे? सैंपलिंग बेस पे। आप जाकर किसी भी इदारे का ऑडिट करेंगे ना, वो ऐसे नहीं कि आप उसके पूरे पूरे साल के एक एक एंट्री को चेक कर रहे होंगे, नहीं भाई, सैंपल लेंगे आप। सैंपल मतलब पूरी आबादी को ना चेक करना, आबादी में से किसी हिस्से को सिलेक्ट कर लेना, और फिर उसके बाद तो बात यह है कि अगर अकाउंट्स के अंदर प्रॉब्लम 6 जगह पर है, 14 जगह पर नहीं है, और आपके सैंपल में 6 के 6 वही आ जाते हैं जो प्रॉब्लम के बगैर वाले हैं,
तो क्या होगा फिर? तो बच जाएगा जो जिसने भी वो फ्रॉड किया होगा, जो भी किया होगा। कैसा होना बोले? लेकिन ये है कि चांसेस ये भी हैं कि आपके पास वो अकाउंट्स भी हैं जिनमें प्रॉब्लम है, और वो अकाउंट पे जिनमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकली तो बात बनती है इस तरीके से। तो क्या करना है भाई? रिक्वायर्ड क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑडिटर फाइंड एग्जैक्टली 2 डेलिंक्वेंट अकाउंट्स। 5 के सैंपल पर 2 डेलिंक्वेंट हो। तो डेलिंक्वेंट होना पॉसिबल है 6C2 मल्टीप्लाई बाय 14C3 डिवाइडेड बाय 20C5। जबरदस्त। क्या आंसर है इसका? हाँ जी जी। क्यों? तो फिर एब्सेंट का सॉल्यूशन भी निकाल लिया था मैंने बेटा। ग्रुप चेक किया था आपने? नहीं, आप कुछ करते ही नहीं है इसका मतलब जी। यार ग्रुप पे पहुंचने के लिए हैदराबाद होना थोड़ी जरूरी है। तो गांव पे ग्रुप नहीं आ सकता क्या? व्हाट्सएप नहीं चलता गांव में? भाई मैं तो ग्रुप की बात कर रहा हूँ, हैदराबाद पहुंचने की बात ही नहीं कर रहा। की गलती है भाई। गांव में क्या करते हो? तो कुरान खाने तो यार 1 घंटे 2 घंटे होगी उसके बाद। तो तुमने कितने सिपारे पढ़ लिए? चलो बताओ। 2 या 3? ये कंफ्यूजन क्यों है? 2-3 पढ़े थे क्या मतलब? पहले 2 थे अब 3 हो गए। एक कंफर्म तुमने एक पढ़ा ही नहीं पढ़ा हिसाब से। अच्छा कौन कौन से सिपारे पढ़े? नाम लो। पहला कहां से शुरू हुआ? सूरह बकरा शुरू होता है, सूरह फातिहा शुरू नहीं होता है? कुरान की पहली सूरत कौन सी, मतलब तरतीब के लिहाज से? सूरह फातिहा शुरू होगा ना बेटा। सूरह बकरा तो उसके बाद आएगी। दूसरा कौन सा पढ़ा? नंबर तो पता होगा। तरतीब से तुमने बोला 1 उठाओ, 2 3, ये मैं ही पढ़ूंगा। और तीसरा चलो कौन सा पढ़ा? नंबर तो पता होगा यार, बचवाना है हमने। 30 पा रहे हैं, बंदे को पता होता कौन से नंबर वाला पढ़ रहा होता है यार। जब खत्म ना हो तो पड़ोसी वाला फारिग होने के बाद हेल्प भी करवाता है। भाई सही बात बता दे। कुरान खानी उसने करवा दी, फिर मैंने बोला कितने सिपारे पढ़े, उसके बाद वो। चलो कोई बात नहीं बेटा। अब मैं थोड़ा सा, दादा आपके दादा थे पक्का? आप ही के दादा थे ना? अच्छा एक सुन लीजिएगा, अगर बात सुनना चाहें तो ठीक है। हदीस के अल्फाज है, सही मुस्लिम में रिवायत है। इंसान मर जाता है और उसके अमाल का सिलसिला, अमाल मतलब दुनिया में जो अमल करता है ना, वो मुनकता हो जाता है। मुनकता मीन्स डिसकंटिन्यू। जिंदगी दी थी अल्लाह ने अमल करने के लिए, जिंदगी खत्म, अमल खत्म। इंसान मर जाता है, उसके अमाल का सिलसिला मुनकता हो जाता है, डिसकंटिन्यू, सिवाय 3 चीजों, एक्सेप्शन। मतलब अब वो नॉर्म ना, वो मरने के बाद नमाज पढ़ सकता है, ना वो मरने के बाद रोजे रख सकता है, ना वो मरने के बाद कुरान पढ़ सकता है, क्योंकि अब उसका अमाल का मामला खत्म। हाँ लेकिन उसके दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो उसको, उसके अमाल को जारी रखती है और कंटिन्यू करती है। नंबर 1 सदका जारिया। क्या? सदका जारिया एक ऐसे अमल को कहते हैं जो, जिसका सवाब आपको कंटिन्यूअसली मिलता है, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। समझे बात है? वो क्या है? मिसाल के तौर पे किसी, जैसे थर थर का इलाका है, वहां पर पानी की सहूलत नहीं है किसी के पास, तो वहां आपने कुआं खुदवा दिया। अब जब तक वहां के लोग पानी, वहां से कुआं चलता रहेगा, पानी पीते रहेंगे, इंसान हो या
ना हो, इंसान जिंदा हो या ना हो, जिसने कुआं खुदवाया उसका सवाब उसको पहुंचता रहेगा। सदका जारी एक ऐसा काम होता है जो इंसान वन टाइम करता है, लेकिन उसका बेनिफिट उसको मिलता रहेगा उस वक्त तक जब तक वो काम चलता रहेगा। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है इल्म, इंसान नॉलेज, इल्म। जब इंसान इल्म किसी को बांटता है या कुछ सिखाता है तो उसके सीखने के बाद दूसरा बंदा सीख जाता है, वो सीखने के बाद आगे किसी और को सिखाता है, वो सीखने के बाद आगे किसी, तो ये भी चीज क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। तो उसके इल्म का उसको सवाब, मतलब जब उसने वो इल्म दिया है किसी को, बांटा है, तो उसका सवाब उसको मिलता है। और सबसे आखिरी चीज के अंदर इंपॉर्टेंट, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे, बस। यानी अगर आपने अपने पीछे औलाद नेक छोड़ दी ना, तो औलाद जो काम करेगी, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, रोजा रखे, क्योंकि तरबियत आपने की, तो इसके सवाब आपको मिलता रहेगा। इसके लिए स्पेसिफिकली कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दादा के लिए अगर कुछ करना है तो नेक औलाद बन जाओ, नेक औलाद बन गए, सवाब ऑटोमेटिकली इन तक पहुंचता रहेगा। नेक औलाद जो, उसके लिए क्या करे, दुआ करे। 12 पढ़ लें, खुतबा भी रिकॉर्ड हो गया मेरा तो। चलें 12 जी। नेक्स्ट वन इज व्हाट, अ बॉक्स ऑफ 20 कैलकुलेटर। भाई ये जो 20 वाला ना बहुत आता है भाई, कभी ये टेलीफोन के नाम से आता है, कभी ये बैटरी के नाम से आता है, कभी ये कैलकुलेटर के नाम से आता है। बस यहाँ पर 20 के हटा के क्या लगा देगा, टेलीफोन, बैटरीज, ये पेपर में आता रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा। ठीक है जी। अ बॉक्स ऑफ 20 कैलकुलेटर इंक्लूड्स 4 डिफेक्टिव। 20 का डब्बा है, वो डब्बे की आबादी क्या है, 20 है, और 4 डिफेक्टिव्स हैं, तो फिर 16। If 5 calculators are selected at random from box, find the probability that exactly, तो 5 के सैंपल पर कोई एक डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 4C1 16C4 डिवाइडेड बाय एटलीस्ट 3 आर डिफेक्टिव। ये कमाल है, ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन है। एटलीस्ट 3 आर डिफेक्टिव, डायरेक्ट वे कम से कम 3 डिफेक्टिव होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू प्लस, नो, जबरदस्त। मतलब जाहिर सी बात है, आपके जो k की वैल्यू है वो 4 है और x की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है। x कैन नॉट एक्सीड k और n विच एवर इज लो। यहाँ पर डिफेक्टिव 5 के सैंपल में, सैंपल तो भले 5 का है लेकिन आबादी में डिफेक्टिव भी कितने, 4 है। तो भाई 5 के सैंपल में ज्यादा डिफेक्टिव 4 ही हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं हो सकते। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस, इस पे आंसर रुक जाएगा और इन दोनों का सम ही हमारा आंसर है। हाँ, अगर कोई इसको इनडायरेक्ट में से करे तो उसको 1 में से 0, 1 और 2 3 कैलकुलेशन करके 1 में से माइनस करना पड़ेगा। जरा आप सोच लें, माइंडसेट बना लें कि आप क्या करने लगे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 12 batteries 5 are selected at random and checked. If the lot contains 3 defective batteries that do not give a start, what is the probability that all will give a start? All ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। all का मतलब क्या, आप यहाँ पर गलती करो कि x की वैल्यू क्या रख लो, 5 रख लो। अगर आप x की वैल्यू 5 रखते हो तो फिर आपको सक्सेस उन बैटरीज को मानना पड़ेगा जो स्टार्ट देंगी। अगर आप सक्सेस किसको मानते हैं, डिफेक्टिव होने को, तो डिफेक्टिव होना जब 0 होगा ना, यानी जब कोई एक भी बैटरी डिफेक्टिव ना हो तो फिर तमाम बैटरीज क्या करेंगी। तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए आपका माइंडसेट क्या है, डिफेक्टिव होना। तो डिफेक्टिव होना अगर माइंडसेट है मीन सक्सेस, तो फिर आप x की वैल्यू क्या पुट करें, 0। यहां पर अगर आप क्या करते हैं, 3 बैटरीज को मानते हैं डिफेक्टिव के, तो आप बोलेंगे 3 में से कोई एक भी डिफेक्टिव सिलेक्ट ना करो। आवाज ही नहीं आ रही है बेटा। तो फिर 5 की 5 सिलेक्ट कहां से करो, नॉन डिफेक्टिव 9C5
डिवाइडेड बाय 12C5। तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। भाई समझ में आई बात या नहीं? पक्का कंफर्म? तो मेरी बात फिर सुनिएगा, अगर सक्सेस किसको माना? डिफेक्टिव होने को। तो फिर डिफेक्टिव होना जब 0 होगा तो ऑल विल गिव स्टार्ट। और अगर सक्सेस किसको माना? डिफेक्टिव ना होने को। तो फिर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 लिखना पड़ेगा कि अगर डिफेक्टिव ना होना सक्सेस है, स्टार्ट देना सक्सेस है, तो फिर स्टार्ट ना देना क्या हुआ? फेलियर हुआ। तो ऑल विल गिव स्टार्ट। तो फिर 9 पहले आ जाएगा, 3 बाद में आ जाएगा। जब 9 पहले आएगा तो 9 में से कितने सिलेक्ट हुए? 5। तो x इज इक्वल टू 5 लिख दो। हमेशा x, एक बात अपने उधर जो शुरू का पेज था ना, शुरू का तो पेज होगा, शुरू का पेज जो बेसिक 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 जो जहां से हेडिंग लगवाई थी हाइपर ज्योमेट्रिकल, उस पेज पे जाओ, उस पे एक लाइन लिखो नीचे आखिर में, नोट अलग से, x is always defined, x is always defined in terms of k। x को हमेशा k की टर्म्स में डिफाइन करो, मतलब जो सक्सेस हो ना उसके जरिए इसको क्या करो? डिफाइन करो। x is always defined in terms of k। k मतलब इवेंट्स ऑफ सक्सेस। तो अगर इवेंट ऑफ सक्सेस जो है वो डिफेक्टिव होना है और क्वेश्चन कहता है ऑल विल गिव स्टार्ट, तो डिफेक्टिव होना जब 0 रखा जाएगा x की वैल्यू, तब तमाम बैटरीज क्या देंगे? स्टार्ट देंगे। तो x इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्या हुआ? अच्छा, बी पार्ट बी। एटमोस्ट 2 विल नॉट गिव स्टार्ट। एटमोस्ट मतलब ज्यादा में ज्यादा। अब फिर कहानी वही, डिफेक्टिव है कितने बेटा? एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है? 2 या 2 से कम। तो इसका डायरेक्ट वे है 0, 1, 2। लेकिन बेटा डिफेक्टिव ज्यादा मतलब हो कितने सकते हैं? 3। तो 5 के सैंपल में जब डिफेक्टिव 3 से ऊपर हो ही नहीं सकते, तो आपका आंसर 3 पे आके रुकेगा। तो आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 निकालकर 1 में से माइनस कर ले, क्योंकि 3 से आगे आपका आंसर नहीं जा रहा। आवाज नहीं आ रही बेटा? ये मैं जब 1 लाता हूँ, 1 को लाके आप भी देख क्या करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, वो जो फंक्शन वाला फार्मूला है उधर भी लगा दो, इसका डेटा भी फीड कर दें। बोर्ड में गए आप, कहाँ चले गए? टेबल में, और ये आपने लगा दिया फार्मूला यहाँ पर। तो अब फार्मूला क्या है भाई? आपके पास क्या है? 3c और यह लगा दे अल्फा x मल्टीप्लाइड बाय 9c। क्या करना है? क्या कह रहे हैं? हम माइनस तो करेंगे। क्या माइनस करें? n, लेकिन मसला होगा। मसला किससे? क्या कर रहे थे आप? सैंपल तो रख दूंगा। सैंपल की वैल्यू तो क्या है? 5 है ना? 5 है ना? 5 माइनस x अल्फा x डिवाइड बाय व्हाट? 12c5। ब्रैकेट क्लोज हुआ मेरे ख्याल से, नहीं हुआ। ओके, 12c5। हाँ, बस वो x से अगर डिफाइन होगा तो बस सही हो जाएगा। एक वेरिएबल होता है, अगर दूसरा वेरिएबल आता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो अब इसको क्या करें? आप इक्वल टू प्रेस करें, वो स्टार्टिंग वैल्यू मांगेगा, आप बोलेंगे 0, और एंडिंग वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 3 से ऊपर नहीं हो सकती। क्यों? डिफेक्टिव 0 होगा, डिफेक्टिव 1 होगा, डिफेक्टिव 2 होगा, डिफेक्टिव मैक्सिमम 3 ही होंगे, क्योंकि जब आपकी पॉपुलेशन में 3 डिफेक्टिव है उससे ऊपर डिफेक्टिव हो नहीं सकते। तो आपका आंसर 3 पे रुकेगा। तो ये आपके सामने आंसर आ गया। 0 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.159, 1 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.4772, 2 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.3181। जो डायरेक्ट वे से करके आया उन्होंने 3 आंसर क्या किए होंगे? सम किए होंगे।
और जो अभी इनडायरेक्ट से करना चाह रहे हैं उनको मैंने कहा था सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या निकाले, 3 निकाले और उसको 1 में से माइनस कर, तो आपको बकाया पिछले वाले सारे आंसर मिल जाएंगे। हाँ भाई, ये बात समझ में आ रही है? क्लास अटेंड नहीं करूंगा तो क्या समझ में आएगी? आपने सुना वो लेक्चर जो आपने कल मिस किया? नहीं। अब मैं उसी बच्चों को सेंड करूंगा लेक्चर, ग्रुप पे सब भेजूंगा नहीं, ठीक है? ओके। उसके बाद 19, a shipment of 20 parts received by a manufacturer contain 8 parts of type A and 12 parts of, ये क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करता है, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, इसमें तो 20 पार्ट्स बोल दिया है ना, अगर ये लफ्ज ना बताया जाए, 20 लफ्ज गायब किया था, तो ही कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। A shipment received by a manufacturer contains 8 parts of type A and 12 parts of, अगर आबादी का टोटल ना बताया जाए बल्कि आबादी के डायरेक्ट 2 हिस्से बताए जाए, तो उन दोनों का सम करके टोटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसे क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर वो आबादी के 2 हिस्से बता रहा है लेकिन आबादी की वैल्यू नहीं बता रहा, तो आप दोनों को सम करके टोटल निकाल लें। What is the property of selecting random sample of size 3 without replacement containing 2 parts of type A and 1 part of, ये अभी जो आखिरी नोट लिखवाया ना उसका टेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे बचेंगे 2 टाइप ए वाले हों और एक टाइप, सवाल है आप सक्सेस किसको मानते हैं? अगर आप के मानते हैं टाइप ए को, तो एक्स इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ के, तो आपको एक्स की वैल्यू 2 निकालनी है, तो ऑटोमेटिकली ए वाले 2 सिलेक्ट होंगे और बी वाला 1 सिलेक्ट होगा। और अगर आप सक्सेस किसको मानते हैं, बी को, तो आपको एक्स की वैल्यू 1 रखनी है, तो जब बी में से कोई एक सिलेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली फेलियर में से 2 सिलेक्ट होगा। अब यहां कंफ्यूज क्यों किया है? क्योंकि अब तक हम सिर्फ इन टर्म्स ऑफ सक्सेस बात करते रहे, फेलियर ऑटोमेटिक उसमें आया है, लेकिन यहां पर कंफ्यूज इस तरह किया गया है कि 2 पार्ट चाहिए ए वाले, 1 पार्ट चाहिए बी वाले, तो आप ऑटोमेटिक ए में जब 2 सिलेक्ट करें तो एक कहां से सिलेक्ट होगा? तो आप एक्स इक्वल टू जब 2 लिखेंगे ना, तो उसमें एक बी वाला सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? शामिल होगी, उसको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। समझ पा रहे हैं बात? ये तो आप ये लिखिए भाई, टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए वाले कितने हैं? 8। टाइप बी वाले कितने हैं? 12। टोटल कितने हो गए? 20। 20 में से कितने सिलेक्ट किए? 3। अब क्या चाहते हैं? इस 3 के सैंपल पे 2 कौन से वाले हो? टाइप ए वाले। एक कौन सा? और टाइप बी वाले। तो आप बोलते हैं अगर सक्सेस आपके लिए ए है, तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, कि 3 के सैंपल में से कोई से भी 2 ए आने की प्रोबेबिलिटी, तो ऑटोमेटिकली अगर 3 का सैंपल है और ए 2 है उस पर, तो ऑटोमेटिकली फिर भी क्या होगा? बी एक ही होगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। और अगर आप यहां पर क्या करते हैं, बी को सक्सेस मानते हैं, ए को फेलियर, बोले जवाब दें। 12, 8, 20, तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। जब आप बी में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप 8 में से कोई 2 सिलेक्ट करें, 20C3। बेटा बात समझ आई है? तो एक्स इज ऑलवेज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ के, एक्स हमेशा इन टर्म्स ऑफ के डिफाइन। तो उम्मीद है आपने सब कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर, जहां तक मेरे ख्याल से। कहां तक किए थे मैंने क्वेश्चन? 21 तक तो हो चुके होंगे, कोई मसला तो नहीं है। और 21 में हाँ, उधर भी टाइप ए और टाइप बी चल रहा है। चले ओके, करेक्ट। तो इसके साथ हेडिंग लगाइए। अब यहां पर आप अपने पास एक रिलेटेड प्रोबेबिलिटी है इससे, उसका नाम है कॉम्बिनेशनल प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी बेटा? कॉम्बिनेशनल प्रोबेबिलिटी।
हाँ बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी लगा ली? when events cannot be expressed binomially on single trial, when events cannot be expressed binomially on single trial, लिखवा रहा हूं, when events cannot be expressed binomially on a single trial, यानी क्या मतलब इस बात का? जब किसी सिंगल ट्रायल पर इवेंट सक्सेस और फेलियर में ना टूट रहा हो बल्कि दो से ज्यादा हिस्सों में टूट रहा है। When event cannot be expressed binomially on a single trial and size of sample is more than 2 and size of sample is more than 2, साइज ऑफ सैंपल 2 से ज्यादा है, तो आपके लिए सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ये मतलब इस बात। एंड साइज ऑफ सैंपल इज मोर देन 2 फ्रॉम नॉन पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ सैंपल इज मोर देन 2 फ्रॉम नॉन पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी इवेंट क्या हो गया? विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट थोड़ी बोला है, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है। विदाउट रिप्लेसमेंट, दैट इज इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट नहीं भाई, डिपेंडेंट। दैट इज, आगे लिखो, दैट इज इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट्स। तो फिर क्या यूज करना है बेटा? कौन सी प्रोबेबिलिटी? कॉम्बिनेशनल प्रोबेबिलिटी। आइए इस बात को इस क्वेश्चन के जरिए समझते हैं, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो आइडिया हो ही जाना है इंशाल्लाह। और पेपर में ऐसे क्वेश्चंस की भी बहुत ज्यादा तादाद मौजूद है। एग्जामिनर के पास ज्यादा से ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के जो हाइपर ज्योमेट्रिकल के हैं, और उसके बाद सेकंड नंबर पर इसके हैं। बायनोमियल उसके बाद आता है, कोई और उसके बाद आता है, कोई और उसके बाद आता है। वो नाम क्यों ले रहा मैं इसलिए को अब तक आपने पता नहीं, खामो खाम आप परेशान हो जाएंगे, ऐसा ऐसा ही। चलो, आपकी शर्ट पे लिखा है CMA। CMA मतलब पता है क्या होता है? CMA हमारा सब्जेक्ट भी है, कैसे ये ऐसे बोल रहे हैं CMA, CMA। चले पढ़ लें आप लोग। वो उम्र क्यों नहीं आ रहा है? उम्र कितनी मुश्किल तुमको सुबह की बजा रही हो। हाँ जी, बहाने बनाना, चले कोई बात नहीं। असल में क्या होगा, जब इर्द गिर्द सर्दियों की छुट्टियां हो जाएं और CA वालों की सर्दियों की छुट्टियां ना पड़े तो बहुत तकलीफ महसूस होती है। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं ये क्या यार। हाँ, रोड पे तो सुबह के टाइम पे सन्नाटा ही होता है, क्या मतलब क्या चाह रहे हो तुम? स्कूल के बच्चे नहीं, माँ बाप के बच्चे हैं बेटा वो। चले पढ़ लें। क्या हो क्या रहा है बेटा? ये वाला शौक है तुम्हें तो इस तरफ निकल जाओ, आर्टिस्टिक वर्क करने बैठे हो तुम। ये वो बंदा होता है जो कहता है घर के अंदर पूरा पूरा दिन किताब लेके बैठा होता है। अम्मी समझ रही थी मेरा बच्चा सुबह से लेके शाम तक पढ़ रहा है, पता लगा ये ओ का क्या कहते हैं फिल कर रहा है, ब्लैंक हिस्सा, डी का हिस्सा फिल कर रहा है, कभी किसी को शेड कर रहा है। अबे बेटा
ये वही बच्चा होता है जो इस तरह टाइम जाया कर रहा होता है, लेकिन पढ़ नहीं रहा। घर वाले समझते हैं पूरा पूरा दिन पढ़ता है। चलें जी, ओके। किसी तस्वीर में मुझे बना लेता है ना, ऐसे ही ना बेटा। आज तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है, तुम इवन डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट बोल रहे हो। आज नहीं करो ऐसा, नुकसानदेह बात है। लो फिर शुरू हो गया। हाँ बेटा, सवाल पढ़ें और देखेंगे क्यों इसमें हाइपर ज्योमेट्रिकल है या नहीं है, क्यों है और क्यों नहीं है, दोनों बातें करनी। क्यों है, नहीं सुन रहा भाई अहमद अली, वो गहराई में चला गया, पता नहीं क्या, कहां से देखने का क्वेश्चन को, उस तरफ जाके। हाँ बेटा क्या कह रहा हूं, कहां निकले, कहां की फ्लाइट थी, बोर्ड तो तुम देख रहे थे। अ कंस्ट्रक्शन, बेटा पढ़ो, बिल्ड्स, 6 घर बनाए उसने 1 कमरे वाले, 4 हाउसेस ऑफ, 4 घर बनाए 2 कमरे वाले, एंड 4 हाउसेस ऑफ 3 रूम, 4 घर बनाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, आपके पास 1 रूम वाला घर भी है, 2 रूम वाला घर भी है, और अब बायर आता है उनके पास घर खरीदने के लिए, बड़े लेवल का बायर है। A buyer goes to the company and asks the manager to buy। अब हाउस केक तो नहीं है ना, उसको उठा के दूसरा रिप्लेस कर दिया। और दूसरी बात ये कि आप ये भी नहीं बोलोगे ये मैंने घर खरीद लिया, चलो इसको मैं दोबारा खरीदता हूँ। तो जरा सोच लीजिएगा अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपने टोटल घर कितने हैं, 6 और 4 10 और 4 14 14, 3 किस किस्म के घर है ना टोटल। पहला घर खरीदा आपने आउट ऑफ 14, सेकंड घर खरीदा आउट ऑफ, कितने घर खरीदे, 5। चलो एक काम करो, डायरेक्ट मुझे इसका बताओ, इस घर खरीदने के टोटल पॉसिबल वे बताओ, घर खरीदने के टोटल पॉसिबल वे बताओ, घर खरीदने के टोटल पॉसिबल वे बताओ। In how many ways the buyer can purchase 5 houses out of 14 houses? दो लाख आपने एनसीआर लगाया। डी वाला फॉर्मूला तो यार घरों की अरेंजमेंट थोड़ी करनी है बेटा। पहला घर खरीदा आउट ऑफ, उसके बाद दूसरा खरीदा, फिर 10, फिर 9। यह आंसर निकलेगा किससे, 14P5। काउंटिंग टेक्निक्स हम बुला चुके। चेक करें 14P5 का आंसर यही है कि नहीं। चले 12। तो साथ साथ मैंने आपसे काउंटिंग टेक्निक का सवाल पूछ लिया। अगला पार्ट क्या हमारे पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट he will buy या he buys 2 houses of 2 room and 3 houses of 3 room, यानी फिर वो 1 रूम वाला कोई घर नहीं खरीद रहा। देखो सक्सेस और फेलियर नहीं है, आप सोचिएगा क्यों सक्सेसफुल, वो या तो वो 1 रूम वाला घर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, या वो 2 रूम वाला घर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। यहाँ पर घर बेसिकली 3 किस्म के, किसी भी सिंगल ट्रायल पर 3 किस्म के घर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको बायनोमियली भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। क्यों, 1 रूम अदर देन 1 रूम, अगर ऐसे हो सकता था तो सक्सेस और फेलियर बन जाता। यस और नो बोलें, जवाब दें। 2 रूम्स अदर देन, सक्सेस और फेलियर बन जाता। 3 रूम्स अदर देन, सक्सेस और फेलियर बन जाता। अगर आप सुनते आ रहे हैं कल से बात लेकिन यहां नहीं बन रहा ना, तो यहां पर आप क्या करें, है वही तरीका कार,
लेकिन मैंने अभी आपको हाइपर ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले में बाउंड नहीं किया, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है तकरीबन वही स्ट्रक्चर यहाँ बनाया। अब आप मुझे बताइए, यहां पर मैं आप भी कॉपी कीजिए साथ साथ इसको। आप लिखें यहां पर 1 रूम, टू रूम्स, आबादी जितने हिस्सों में टूटी हुई ना सब बना दे इधर। क्या बोले आप? 3 रूम्स बोले, 1 रूम, 2 रूम्स, 3 रूम्स, और यहां लिखा हमने क्या? टोटल। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर इस तरह बना दीजिए ताकि टोटल आबादी को आप 3 हिस्सों में तोड़ दें। बताइए अब दोबारा से 1 रूम वाले कितने घर हैं? 6। 2 रूम वाले कितने हैं? 4। 3 रूम वाले कितने हैं? 4। और टोटल कितने हैं? 14। यस और नो? बोलिए, जवाब दीजिए बेटा। अब पहला सवाल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही बाइज 2 हाउसेज ऑफ 2 रूम? वो 2 रूम वाले 2 घर खरीद रहा है, आवाज नहीं आ रही बेटा। और 3 रूम वाले 3 घर खरीद रहा है। बोले बोले बोले, यानी कि टोटल वो 5 घर खरीद रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो 1 रूम वाला कोई भी घर परचेज नहीं कर रहा। तो 6C0। अब देखिएगा प्लीज, 6C0 मल्टीप्लाइड बाय 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 4C3 डिवाइडेड बाय 14C5। चेक कीजिए आंसर क्या आता है। वही कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम, हाइपर ज्योमेट्रिक। लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिकल इसको बोलना नहीं है आपने। क्यों? क्योंकि हाइपर ज्योमेट्रिकल में आप जो कॉम्बिनेशन निकाल लोगे वो सक्सेस और फेलियर, यहाँ 3 हिस्सों में से निकाल रहे हैं, इसलिए